प्रश्न संख्या 16 है, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? लचीला शिक्षा शास्त्र, अगम्य इमारत, अनम्य मानसिकता या मानकीकृत पाठ्यक्रम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 लचीला शिक्षा शास्त्र, जिसे इंग्लिश में फ्लेक्सिबल पेडागोजी कहते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए लचीला शिक्षा शास्त्र होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लचीला शिक्षा शास्त्र ही प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता को पूर्ण कर सकता है तथा विकास की गति को प्रोत्साहित कर सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? आत्मकेंद्रिता या स्वालीनता, पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य या फिर चौथा है गतिमान दिव्यांगता। तो इसके पहले सीडीपी के 15 क्वेश्चंस को हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जिन्होंने न देखा वो देख सकते हैं। आइए तो इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आत्मकेंद्रिता या स्वालीनता। आत्मकेंद्रिता या स्वालीनता दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है, क्योंकि इस प्रकार की दिव्यांगता बालकों के सामाजिकरण में बाधक होती है, जिसका परिणाम यह निकलता है कि बालकों में नीरसता का विकास होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 विविधता को महत्व। विविधता का महत्व सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षा शास्त्रियों को शामिल करने में मदद करता है, क्योंकि विविधता में विभिन्न प्रकार के बालकों को एक साथ पढ़ाया जाता है और इस प्रकार की कक्षाओं में बालकों को आर्थिक, सामाजिक तथा बौद्धिक क्षमता के आधार पर विभक्त नहीं किया जा सकता। उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, सबको एक समान मानकर पढ़ाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? पहला है श्रवण बाधित छात्र, दूसरा है दृष्टि बाधित छात्र, तीसरा अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र और चौथा है गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। तो सही जवाब है आपका चारों ही, कि श्रवण बाधित छात्र भी, दृष्टि बाधित छात्र भी, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र भी तथा गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। ठीक है। गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र तथ्यों या जानकारियों को जल्दी नहीं समझ पाते, जिसके कारण वह शिक्षण प्रक्रिया का सही प्रकार से उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए शिक्षण सामग्री का विभिन्न तरीके से प्रस्तुतिकरण उनकी शिक्षा समावेशन में सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है आपका ऑप्शन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो कौन सा है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 गुणज वैकल्य, कैलकुलेटर का प्रावधान। गुणज वैकल्य समस्या से पीड़ित बालक को कैलकुलेटर का प्रावधान करना दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु आयोजित संयोजन रणनीति का क्या है? सही युग्म है। ऐसे लोग कैलकुलेटर के बिना काम करने अर्थात हिसाब जोड़ने घटाने में सक्षम नहीं होते हैं। जबकि अगर पठन वैकल्य की बात करें तो इसमें बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है, जैसे वह बी को डी पढ़ेगा, 21 को 12 पढ़ेगा, ठीक है, सा को वाच पढ़ेगा। ठीक है। श्रवण दोष में क्या होता है? बच्चे को सुनने में दिक्कत होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? तो कौन सा बेहतर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 करके सीखना। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग वाला दृष्टिकोण सबसे बेहतर होता है, क्योंकि करके सीखने से बालकों में कुछ करने की इच्छा तीव्र होती है, जो उन्हें रचनात्मक तथा क्रियात्मक बनाने में हेल्प करता है, सहायता करता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक अभिकथन दिया है, साथ में उसका तर्क दिया है। अभिकथन है कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। तो सही बात है। और तर्क है कि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। ठीक है, तो यह भी सही है। अधिगम क्या है? एक सामाजिक क्रिया है, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर क्या करता है? ए की सही व्याख्या करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23।
कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए, इसका सही जवाब है उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को शिक्षण सामग्रियों को उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे शिक्षण प्रक्रिया में निरंतरता बनी रहेगी, जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों के लिए क्या होगा, अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं? तो जहाँ पर भी नहीं लगा उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ा करिए दोस्तों। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ। परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण प्रक्रिया को सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं, क्योंकि परीक्षा केंद्रित शिक्षण में विद्यार्थी केवल अंक प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है, समझने पर नहीं, जो उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अभिकथन दिया है, साथ में तर्क दिया है। अभिकथन है कि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। तो एनसीईआरटी भी इस पर बल देता है, ये सही बात है। तर्क है कि बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं, जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। तो यह भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, तथा आर क्या करता है, सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? तो कौन करता है, वह करता है अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान क्या होता है, अधिसंज्ञान शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है, क्योंकि अधिसंज्ञान की स्थिति में बालक अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का ज्ञान और समझ में उपयोग करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बच्चों में भ्रांतियां होना रिक्त स्थान है, क्या है, यह प्राकृतिक है, नेचुरल होता है। ठीक है, बच्चों में भ्रांतियां का होना प्राकृतिक है। समाज के प्रत्येक वर्ग के बच्चे में कोई न कोई भ्रांति अवश्य होती है, जिसका प्राकृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कारण हो सकता है। और भ्रांतियां बालकों के सोचने समझने की शक्तियों को भी प्रभावित करती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कि शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। ठीक है, कि एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता लर्निंग डिसेबिलिटी महसूस कर रहा है, अर्थात शिक्षण में रुचि नहीं ले रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे बालक शिक्षण गतिविधियों में अपने आप को अलग रखेंगे, पृथक रखेंगे। ठीक है, इसलिए शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत इन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी अधिगम असहायता को महसूस न कर सके और अपने आप को शिक्षण प्रक्रिया में जोड़ सके। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन का उदाहरण है? तो हमने कई बार डिस्कस किया कि जहाँ पर रुचि की बात हो, जिज्ञासा की बात हो, वह आपका इंटरनल मोटिवेशन का उदाहरण होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना। यानी कि बच्चा इसलिए नहीं सीख रहा है कि कोई उसे कह रहा है कि नहीं तुम सीख लो, तुम्हें काम देगा, इंग्लिश सीखे रहोगे तो आगे चल के इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, वह इसलिए सीखना चाह रहा है क्योंकि उसका खुद उसमें इंटरेस्ट है। तो रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, हमारा चैनल है स्टडी विद टीम बनारस, जो आपकी सीटेट की तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसके साथ ही इस चैनल पर केवीएस की भी तैयारी स्टार्ट करवाई जा चुकी है। तो जो बच्चे केवीएस का फार्म भर रहे हैं वह भी हमारे चैनल के साथ जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? रवैया, प्रेरणा, व्यक्तित्व लक्षण या विद्यालय? तो इसका सही जवाब है विद्यालय। विद्यालय अधिगम को प्रभावित करने वाला एक पर्यावरणीय यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर है। यहाँ पर्यावरण का तात्पर्य बालक की शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित होने वाले तत्वों से संबंधित है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ।